अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में दास्तान हैदर अली के एपिसोड 5 में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना था कि हैदर अली साहब को ख़ान का टाइटल मैसूर महाराजा ने दिया था उनकी बहादुरी और उनकी शुजाअत को देखते हुए। दोस्तों, हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा गया है कि हैदर अली साहब की उम्र जब 19 या 20 साल के आसपास थी तो शहबाज साहब जो हैदर अली के बड़े भाई थे उन्होंने हैदर अली साहब की शादी करने के लिए लड़की देखने लगे थे और कुछ ही अरसे में हैदर अली साहब का निकाह सिरा के एक सूफ़ी शाह मियाँ साहब के बड़े बेटी से किया गया था। दोस्तों, हैदर अली साहब की शादी दक्कनी अंदाज में बड़े धूमधाम से की गई थी, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जब हैदर अली साहब की ज़ौजा हामिला थे तो आपने एक बेटी को जन्म देते हुए खून ज़्यादा बहने की वजह से उनको ड्रॉपसी की बीमारी हो गई। दोस्तों, ड्रॉपसी उस बीमारी को कहते हैं जिससे जिस्म का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है और इस बीमारी के चलते ना इंसान उठ के बैठ सकता है, ना चल सकता है और ना ही हिल डुल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ड्रॉपसी की बीमारी लकवे की तरह नहीं होती। लकवे में यूजुअली क्या होता है कि इंसानों के जो जॉइंट्स हैं और हाथ पैर सब अकड़ जाते हैं, लेकिन ड्रॉपसी की बीमारी के अंदर पूरा जिस्म नरम पड़ जाता है और साथ ही साथ जॉइंट्स के अंदर पानी भरने की वजह से बॉडी फूल जाती है। दोस्तों, हैदर अली साहब इस बात से बेहद गमज़ीदा थे कि उनके बीवी अब कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह पे भरोसा रखते हुए हैदर अली साहब ख़ुद उनका देखभाल किया करते थे। दोस्तों, इसी बीच नंजराज ने हैदर अली को एक और मुहिम पे रवाना कर दिए और इस बार कर्नाटक के कुछ पालेगारों ने रिबेल कर दिए थे मैसूर हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उनको सबक सिखाने के लिए मैसूर फ़ौज की तरफ से हैदर अली साहब के दस्ते को रवाना किया गया था। दोस्तों, इस मुहिम पे 1.5 साल लगभग लगे थे और हैदर अली साहब ने बेहतरीन बहादुरी, सूझबूझ और अक्लमंदी दिखाते हुए उन सभी पालेगार और रिबेल्स को हराने में कामयाब हुए थे। और दोस्तों, जब हैदर अली फ़ौज के साथ वापस आए तो उनका एक हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया था और साथ ही साथ हैदर अली साहब को एक हाथी, परचम, नगारे और साथ ही उनको ख़ुद की एक छोटी सिपाहियों की फ़ौजी दस्ते को बनाने की और मेंटेन करने की परमिशन मिली थी। दोस्तों, हैदर अली साहब ने अपनी फ़ौजी दस्ते में लगभग 4000 सिपाहियों को भर्ती करवाए थे और मैं आपको बता दूं कि ये जो 4000 सिपाही हैदर अली के अपने दस्ते में थे वो उनके निजी दस्ते में थे, यानी कि हैदर अली मैसूर फ़ौज के लिए काम करते थे और ये 4000 सिपाही हैदर अली साहब के लिए काम करते थे। दोस्तों, हिस्टोरिकल बुक्स में बड़े ही क्लियर अंदाज से इस बात को लिखा गया है कि हैदर अली साहब के पहले बेगम साहिबा दूसरी शादी करने के लिए ख़ुद हैदर अली साहब को इजाज़त दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आप हैदर अली साहब को वारिस नहीं दे पाएंगे। हैदर अली साहब ने अपने बड़े भाई शहबाज साहब को ये जब बात बताई तो शहबाज साहब ने मीर अली रज़ा ख़ान साहब को एक पैगाम भिजवाए कि अपनी वो पूरी फैमिली समेत श्रीरंगापट्टनम आएँ। दोस्तों, उस वक्त अली रज़ा ख़ान साहब 12 महल के यानी तमिलनाडु के इलाके में रहते थे और इस पैगाम को सुनते ही अली रज़ा ख़ान अपनी पूरी फैमिली के साथ श्रीरंगापट्टनम आए और शहबाज साहब ने अली रज़ा ख़ान साहब के छोटे बहन हज़रत फ़ातिमा फ़खरुन्निसा साहिबा का हाथ मांगे हैदर अली के लिए। दोस्तों, इस रिश्ते के बारे में सुनकर अली रज़ा ख़ान जो हैदर अली साहब के दोस्त थे और आप हैदर अली साहब को बहुत अच्छे तरह से जानते थे, उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को मंजूर कर लिए और हैदर अली ख़ान साहब का निकाह हज़रत फ़ातिमा फ़खरुन्निसा साहिबा से हुआ। दोस्तों, फ़ातिमा फ़खरुन्निसा साहिबा की शादी के बाद हैदर अली साहब अपनी बड़ी बेगम को ही घर का इख्तियार दिए हुए थे और कहा जाता है कि इसी दौरान हैदर अली साहब ने अपनी छोटी बहन हज़रत अमीरुन्निसा साहिबा की शादी मीर अली रज़ा ख़ान साहब से किए। दोस्तों, मैंने हज़रत अमीरुन्निसा साहिबा की मज़ार और दरगाह शरीफ जो दिंडीगल में है उसको दिखाई है ऑलरेडी, और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने नवाब हैदर अली ख़ान साहब के छोटे बहन हज़रत अमीरुन्निसा बेगम साहिबा की पूरी दास्तान सुनाई है और साथ ही साथ उनकी दरगाह भी दिखाई है। दोस्तों, हज़रत अमीरुन्निसा साहिबा की शादी अली रज़ा ख़ान साहब से करने के बाद अली रज़ा ख़ान साहब को हैदर अली ने अपनी फ़ौज में ही एक सिपहदार के तौर पर रख लिए। दोस्तों, किरमानी अपनी किताब में लिखते हैं
कि हैदर अली साहब की दूसरी शादी हुए लगभग 3 या 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। इसी के चलते हैदर अली साहब और फ़ातिमा फ़खरुन्निसा साहिबा बहुत परेशान रहने लगे थे। दोस्तों, इन्हीं 3 या 4 सालों के दरमियान में हैदर अली साहब जब बेंगलोर के किले की दोबारा रिनोवेशन या तामीर करवा रहे थे, उसी दौरान 3 सूफ़ी बुज़ुर्गों ने इस किले की तामीर में हिस्सा लिए थे। दोस्तों, वो 3 सूफ़ी बुज़ुर्ग थे हज़रत तवक्कल मस्तान, हज़रत मानिक मस्तान और हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाहि अलैह। दोस्तों, उस वाक़ये को भी मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है और उस वीडियो को भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, हैदर अली और उनके बेगम फ़ातिमा फ़खरुन्निसा आरकोट में हज़रत टीपू मस्तान औलिया की दरगाह पर जाकर अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ किए और जब वापस आकर हैदर अली देवनहल्ली में रहा करते थे, उसी बीच हैदर अली के घर अल्लाह ताला ने हैदर अली साहब को एक बेटा अता किया और उस बच्चे का नाम हैदर अली ने अपने वालिद, दादा और हज़रत टीपू मस्तान औलिया के नाम पे फ़तेह अली टीपू सुल्तान रखे। दोस्तों, सुल्तान की पैदाइश के बाद हैदर अली की किस्मत और बुलंदी पे पहुंचने लगी और लिखा गया है कि सुल्तान की पैदाइश की खुशी में हैदर अली ने 40 दिन तक अपने घर में दावत आम करवाए थे और हर नमाज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। दोस्तों, एक तरफ हैदर अली अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे और दूसरी तरफ कार्नाटिक में दोबारा जंग के बादल मंडराने लगे थे। इस बार कार्नाटिक में नासिर जंग निज़ामत के लिए अपने ही कज़िन भाई मुज़फ़्फ़र जंग से लड़ने के लिए खड़े हो गए थे। दोस्तों, यहाँ पर नासिर जंग की सपोर्ट में नंजराज ने मैसूर फ़ौज को रवाना किए और मैसूर फ़ौज के एक दस्ते को हैदर अली साहब लीड कर रहे थे। दोस्तों, नासिर जंग हैदर अली और मैसूर फ़ौज की मदद से अपने कज़िन भाई यानी कि मुज़फ़्फ़र जंग के ऊपर जीतने में कामयाब तो हो गए, लेकिन उनका पूरा ख़जाना जब इनके हाथ आया तो 16 दिसंबर 1750 की रात को कड़पा के नवाब के एक ग़ुलाम ने इसी लालच में नासिर जंग का कत्ल कर दिया। दोस्तों, जब नासिर जंग का कत्ल हुआ तो पूरी वहाँ की फ़ौज में खलबली मच गई, क्योंकि नासिर जंग की फ़ौज में मैसूर फ़ौज भी शामिल थी, कुछ फ्रेंच फ़ौजी भी थे और कुछ बंजारे भी थे। नासिर जंग के कत्ल के बाद उनके ख़जाने को उनके ही लोगों ने लूट लिए, लेकिन हैदर अली वही मैसूर फ़ौज के साथ मैदान जंग जो जिंजी तमिलनाडु के पास था, वहाँ पे हैदर अली अपनी फ़ौज के साथ रुके रहे और उन्होंने ही नासिर जंग को मदफून किया, फिर वापस मैसूर की तरफ रवाना हुए। दोस्तों, जब हैदर अली उनके दस्ते और मैसूर फ़ौज के साथ बालाघाट के रास्ते होकर मैसूर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो हैदर अली साहब को एक ख़बर मिली कि नासिर जंग के कत्ल के बाद जो ख़जाना उनसे लूटा गया था वो कुछ गद्दार सिपाही जंगलों के पास छुपे हुए हैं। हैदर अली ने फ़ौरन इस खबर को सुनने के बाद उन गद्दार सिपाहियों के ऊपर हमला कर दिए और वहाँ पर उन सभी गद्दारों को सज़ा देने के बाद नासिर जंग से लूटे हुए ख़जाने को वापस मैसूर ले आए। दोस्तों, उस ख़जाने में से कुछ हिस्सा हैदर अली साहब को भी दिया गया, जिसके चलते हैदर अली साहब ने अपने दस्ते को या अपनी फ़ौज को और स्ट्रॉन्ग करने में लगा दिए फ्रेंच की मदद से। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये वो पहला मौका था जब हैदर अली साहब ने फ्रेंच की मदद से अपनी फ़ौज की ट्रेनिंग शुरू करवाई थी। दोस्तों, ये सब जब हो ही रहा था तो मैसूर हुकूमत और नंजराज के पास एक पैगाम आया मोहम्मद अली ख़ान की तरफ से, जो नासिर जंग के छोटे बेटे थे। दोस्तों, नासिर जंग को तो धोखे से उनको कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये पैगाम लिखने वाले मोहम्मद अली ख़ान थे और इस पैगाम में उन्होंने लिखा था कि नासिर जंग के यानी कि उनके वालिद के कत्ल के बाद वो अपने बची हुई फ़ौज के साथ त्रिचनापल्ली किले के पास जाकर रुके हुए हैं और वहाँ पे उन्हें चंदा साहिब की फ़ौजों ने घेरा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद अली ख़ान ने मैसूर सल्तनत को और नंजराज को ये भरोसा दिलाया था कि अगर मैसूर सल्तनत मोहम्मद अली ख़ान साहब को इस मुहिम में अगर सपोर्ट करती है तो आरकोट का इलाका मैसूर के हवाले किया जाएगा। दोस्तों, इस पेशकश को सुनकर मैसूर के महामंत्री नंजराज ने दोबारा नासिर जंग के बेटे मोहम्मद अली ख़ान को सपोर्ट करने का फ़ैसला किए, लेकिन इस बार इस फ़ैसले से मैसूर के महाराजा बिल्कुल सहमत नहीं थे। लेकिन फिर भी
नंजराज ने मोहम्मद अली ख़ान की मदद के लिए कई हज़ार की फ़ौज और कई लाख रुपए भिजवा दिए और साथ ही साथ इस मुहिम में भी हैदर अली साहब को मैसूर फ़ौज के साथ रवाना किया गया। और यहाँ पर मैसूर की फ़ौज की तरफ से मोहम्मद अली ख़ान के लिए हैदर अली साहब ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और हर लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैसूर फ़ौज मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रही थी और चंदा साहब को अंग्रेज़ों का सपोर्ट मिला हुआ था कुछ अरसे तक। दोस्तों, चंदा साहब एक मक्कार शख्सियत का इंसान था। इसने आरकोट के सूबे के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था और तृष्णापल्ली में मोहम्मद अली ख़ान को ख़त्म करने के लिए वहाँ आया था। लेकिन उसकी किस्मत देखिए, चंदा साहब को तंजौर के पास मराठा फ़ौजियों ने गिरफ़्तार कर लिया और उसको एक मंडप के पास ले जाके कत्ल किया गया, जहाँ पे कई साल पहले चंदा साहब ने मदुरई के एक राजा तिरुमल नायक की बीवी मेनिका रानी की इज्जत लूटी थी और उसका कत्ल किया था। दोस्तों, औरत की बेहुरमती चंदा साहब ने की थी, जिसके तहत चंदा साहब के पीछे मराठा फ़ौजें बार बार लगी हुई थी। लेकिन तृष्णापल्ली की जब इस जंग के लिए चंदा साहब बाहर निकला तो मराठा फ़ौजों के हाथ लग गया और चंदा साहब को मराठा फ़ौजों ने उसी मंडप के पास ले जाकर उसका सर काट के उसको कत्ल कर दिया। दोस्तों, चंदा साहब के मरने के बाद मोहम्मद अली उस पूरे सूबे के और इलाके के नवाब बन गए। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये वही नवाब हैं जिनको बाद में आरकोट के नवाब मोहम्मद अली ख़ान वल्लाह जहाँ कहा जाने लगा था। दोस्तों, मोहम्मद अली वल्लाह जहाँ ने जीत के बाद मैसूर फ़ौज से किए हुए वादे को तोड़ दिए और ख़ुद को एक सुपर पावर की तरह मानने लगे थे। जब नंजराज और मैसूर हुकूमत को मोहम्मद अली ख़ान वल्लाह जहाँ की इस गद्दारी के बारे में पता चला तो वो सभी के सभी शौक हो गए और नंजराज ने सारी मैसूर की फ़ौजों को तृष्णापल्ली किले के ऊपर घेराबंदी करते हुए दोबारा हमला करने का हुक्म सुनाया। लेकिन दोस्तों, उस वक्त तक वल्लाह जहाँ के पास ख़ुद मैसूर फ़ौज की तरफ से दिया हुआ रसद का सामान, हथियार, गोला बारूद और सिपाही पैसे वगैरह थे, तो मैसूर फ़ौज का वल्लाह जहाँ के ऊपर जीत हासिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगा था। दोस्तों, इसी हालत और सिचुएशन से परेशान और शर्मिंदा होकर मैसूर के महामंत्री नंजराज वापस श्रीरंगापट्टनम नहीं गए। वो सत्यमंगलम के पास ही जाकर वहीं पे रहने लगे और मैसूर की फ़ौज तृष्णापल्ली के पास हैदर अली की रहबरी में थी। और दोस्तों, यहाँ पे एंट्री होती है मराठाओं की कि मराठाओं को जब पता चला कि मैसूर की पूरी फ़ौज साउथ की तरफ तृष्णापल्ली के पास मसरूफ़ है, मैसूर के महामंत्री अपनी हार और शर्म की वजह से सत्यमंगलम में छुपे हुए हैं और पूरा मैसूर किंगडम खुला हुआ है, तो मराठाओं ने नॉर्थ की तरफ से यानी कि सिरा के सरहदों के पास पहुंचकर मैसूर सल्तनत के अंदर दाखिल होना शुरू किया और सभी मैसूर सल्तनत के किले, गांव और बस्तियों के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर कोई सिपाही मौजूद नहीं था रेजिस्टेंस करने के लिए। दोस्तों, इसी तरह हमले करते करते मराठा फ़ौजें देवनहल्ली और कोलार समेत मैसूर हुकूमत के ऑलमोस्ट हर किले को अपने अंडर में ले चुके थे। मैसूर के महाराजा ने परेशान होकर नंजराज को कई ख़त भिजवाए कि फ़ौज के साथ वो वापस आ जाएं, लेकिन नंजराज वापस नहीं आए। दोस्तों, ऐसे हालात में मजबूर होकर मैसूर के महाराजा ने मराठाओं को 1 करोड़ रुपए देकर सुलह करनी पड़ी थी। दोस्तों, पैसे मिलने के बाद भी मराठा फ़ौजों ने कई किले खाली नहीं किए थे और इसी बीच मैसूर फ़ौज को दूसरी परेशानी ये हो रही थी कि 6 महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं दी गई थी और साथ ही साथ मैसूर महाराजा के पास पैसे नहीं थे उन सिपाहियों को देने के लिए, क्योंकि महाराजा ने सारे पैसे मराठाओं को दे दिए थे और नंजराज के पास भी कोई पैसे नहीं थे तृष्णापल्ली की हार के बाद। दोस्तों, ऐसे हालात में नंजराज ने हैदर अली और पूरी फ़ौज समेत वापस लौटने का फ़ैसला किए। लेकिन नंजराज के ही फ़ौज के एक और जमादार जिनका नाम हरी सिंह था, इसने अपने रिसाले और फ़ौजियों की तनख्वाह के लिए नंजराज के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब हरी सिंह ने दलवाई को उनके ही घर के अंदर कैद कर दिया और बाहर अपने फ़ौजियों को पहरे पे खड़ा कर दिया कि अगर तुम तनख्वाह नहीं दोगे तो तुम्हें भी खाने पीने का सामान अंदर ले जाने के लिए हम नहीं देंगे। दोस्तों, दलवाई नंजराज की ऐसी हालत हो गई थी कि उनके घर में खाने और पीने का सामान तक नहीं रहा था।
ऐसी हालत से मजबूर होकर दलवाई ने अपने घर के बर्तन और बीवी बच्चों के कपड़े वगैरह को बेचकर या उसकी कीमत के तौर पे हरी सिंह को अता किए ताकि वो अपने सिपाहियों को और उसके दस्ते को पैसे अदा कर सके। दोस्तों, पैसे मिलते ही हरी सिंह जमादार अपने सिपाहियों को लेकर श्रीरंगपटना से लगभग 3 मील दूर जाकर रुका हुआ था। जब हैदर अली को ये पूरा माजरा पता चला तो हैदर अली साहब उस दलवाई के पास गए और आपने फरमाया, ये क्या किया है आपने? आपने अपने सबसे वफादार दोस्त को बिना बताए एक गद्दार को अपने घर के सामानों को बेचकर तनख्वाह दी। लानत है ऐसे लोगों पे जो पैसे की लालच में गद्दारी करते हैं। ऐसे गद्दार और नमक हराम लोगों को सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, और अगर आप इजाज़त दो तो मैं हरी सिंह को सबक सिखाना चाहूँगा। दोस्तों, ये कहते हुए हैदर अली उठ खड़े हुए। दलवाई ने गौर से हैदर अली साहब की बात को सुनने के बाद हैदर अली साहब से कहा, जाओ हैदर, दिखाओ अपना कहर इस गद्दार को। दोस्तों, हैदर अली साहब अपने साथ 500 बंदूकधारी सिपाहियों को लेकर निकल पड़े। दोस्तों, हरी सिंह और उसके सिपाही श्रीरंगपट्टनम के करीब के जंगलों के पास ही ठहरे हुए थे और वो लोग एकदम लापरवाही से खा पी के मौज मस्ती कर रहे थे। वो लोग बिल्कुल अनजान थे कि उनके ऊपर कैसा कहर उतरने वाला है। हैदर अली साहब जैसे ही उन लोगों के करीब पहुंचे अपनी फ़ौज के साथ, तो चारों तरफ से हरी सिंह की फ़ौज को पहले तो हैदर अली साहब के सिपाहियों ने घेर लिया और ऐसा हमला किया कि कई हरी सिंह के सिपाही वहीं पे हलाक हो गए और हरी सिंह को वहीं पे पकड़ के उसको मौत के घाट उतार दिया गया और दलवाई से लूटा हुआ सारे सामान को श्रीरंगपट्टनम हैदर अली साहब वापस ले आए। दोस्तों, इसी तरह हैदर अली साहब को कई पालेगारों से पेशकश की रकम को वसूलने के लिए भेजा गया था और जिस मुहिम पे भी हैदर अली साहब को भेजा जाता आप कामयाब होकर ही लौटते थे। और इसी तरह कुछ अरसे के बाद यानी कि 1755 में जब हज़रत टीपू सुल्तान की उम्र लगभग 5 साल थी, हैदर अली साहब को मैसूर महाराज की तरफ से एक हुक्म मिला कि हैदर अली अपनी फ़ौज और अपने सारे दस्ते के साथ दिंडीगल जाएं। दोस्तों, दिंडीगल का इलाका उस ज़माने में मैसूर सल्तनत के अंडर आता था, लेकिन वहाँ के पालेगारों ने रिबेल कर दिया था मैसूर सल्तनत के ख़िलाफ़ और इसी बात के चलते उन लोगों को सबक सिखाने के लिए हैदर अली साहब को यहाँ से रवाना किया गया था। दोस्तों, जब हैदर अली साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ दिंडीगल रवाना हुए तो उनके साथ उनके बीवी, बच्चे, भाई, दोस्त, यहाँ तक कि उनके साले अली रज़ा ख़ान साहब, उनकी फैमिली, सारी पूरी फैमिली दिंडीगल फ़ोर्ट रवाना हुई थी। दोस्तों, मैंने दिंडीगल फ़ोर्ट की क्लियर वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। उस वीडियोस में आप लोग दिंडीगल फ़ोर्ट और नवाब हैदर अली ख़ान साहब के बहन हज़रत अमीरुन्निसा साहिबा की दरगाह और उनकी मज़ार भी देख सकते हो। उन वीडियोस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी उन वीडियोस को ज़रूर देखें। दोस्तों, दिंडीगल पहुंच के हैदर अली साहब ने क्या किए, वहाँ के जो रिबेल्स थे उनसे हैदर अली साहब ने किस तरह से डील किए और हैदर अली साहब ने ऐसे कौन से कदम उठाए थे जिनकी वजह से उनका रुतबा और बढ़ता चला गया और एक जमादार से हैदर अली साहब सर्वाधिकारी तक पहुँचे। दोस्तों, इस सारी चीज़ों को मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।